नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम रीतिकालीन कवि केशव के बारे में अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान में हम कवि केशव के जीवन के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हमें ज्ञात है कि कवि केशव रीतिकालीन रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल को 3 धाराओं में विद्वानों ने बांटा है: रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि वह है जो रीति की परिपाटी से बंध कर काव्य रचना करते हैं और जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना भी की है। तो आचार्य केशव या कवि केशव एक ऐसे ही कवि हैं जिन्होंने रीति की परिपाटी से बंध कर काव्य रचना की है और इसके साथ साथ इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना भी की है। इनके जन्म संवत के विषय में ठीक कुछ कहा नहीं जा सकता, विद्वानों में मतभेद है। मिश्र बंधु इनका जन्म संवत 1608 विक्रम और आचार्य शुक्ल इनका जन्म विक्रम संवत 1612 के लगभग मानते हैं। और केशव के निधन के संबंध में भी अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि लगभग 1674 विक्रम संवत में माना जाता है। केशव दास ने कवि प्रिया के द्वितीय प्रभाव में अपने कुल का वर्णन स्वयं किया है। हालांकि अधिकांश जो कवि हैं अपने जीवन परिचय के बारे में बताने में पीछे रहे हैं, लेकिन रीतिकालीन कवियों ने अपने स्वयं के जीवन के संबंध में अपने ग्रंथों में चर्चा की है। तो आचार्य केशव ने कवि प्रिया, उनका जो एक ग्रंथ है, उसके द्वितीय प्रभाव में अपने कुल का वर्णन किया है। और उस ग्रंथ के अनुसार केशव के पिता का नाम श्री काशीनाथ मिश्र था और केशव एक सन्नाढ़ ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। केशव के जो पूर्वज हैं वह संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और केशव के बड़े भाई बलभद्र मिश्र भाषा के भी अच्छे कवि हैं। और केशव दास को साहित्य और शास्त्र का ज्ञान होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके पूर्वज हैं वह संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, ऐसा उन्होंने अपने इस ग्रंथ में लिखा है। रीतिकालीन जो कवि हैं मुख्य रूप से किसी न किसी राजा के या किसी न किसी मुख्य उस समय के जो साहूकार या वगैरह लोग हैं उनके आश्रय में रहते थे। मुख्य रूप से राजा और महाराजाओं के आश्रय में रहकर ये काव्य रचना करते थे। जो केशव है वह भी अपने आश्रयदाता राजा महाराज राम सिंह के छोटे भाई इंद्र सिंह की सभा में रहते थे। इंद्रजीत सिंह केशव का बहुत सम्मान करते थे और उन्होंने 21 गांव केशव को दान में भी दिए थे। इंद्रजीत इनको अपने गुरु के समान मानते थे। इंद्रजीत के कारण ही राम सिंह भी केशव को मित्र तथा मंत्री के सदृश मानते थे। केशव ने भी अपने ग्रंथों में इंद्रजीत सिंह की बड़ी प्रशंसा की है। केशव ने अपने ग्रंथ कवि प्रिया में अमर सिंह के दान का भी वर्णन किया है। इससे प्रतीत होता है कि केशवदास अमर सिंह के यहाँ भी गए थे। लेकिन ये अमर सिंह कौन है, इसका ठीक पता हमें इतिहास के माध्यम से नहीं चलता है। महाराणा प्रताप के एक पुत्र का नाम अमर सिंह था, तो हो सकता है कि अमर सिंह यही हो जिसके यहाँ केशव गए थे। इंद्रजीत की सभा में केशव बड़े सम्मान के साथ रहते थे और उनके बड़े सुख से दिन व्यतीत होते थे। स्वयं इंद्रजीत सिंह भी काव्य, साहित्य, नृत्य और गीत के अत्यंत प्रेमी थे और इस कारण से केशव को भी वहां पर उचित मान सम्मान मिला था। केशवदास के जीवन की कुछ और घटनाएं भी है, उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ किंवदंतियां हैं जिनके बारे में जानना केशव से परिचय प्राप्त करने के लिए श्रेयस्कर रहता है। लेकिन इसमें सत्यता कितनी है ये ठीक नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि प्रेत यज्ञ करने से केशव प्रेत योनि को प्राप्त हुए थे और रामचंद्रिका के 21 पाठ जब उन्होंने किए तो वह उस योनि से मुक्त हो सके। इस प्रकार की कहानी प्रचलित है।
केशव के विवाह किससे हुआ, उनकी संतति कौन थी, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चलता है। बाबू राधे कृष्ण दास ने रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि बिहारी को केशव का पुत्र माना है, लेकिन इसके बारे में ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो ये नहीं सिद्ध किया जा सकता कि बिहारी केशव के पुत्र थे। केशव का निधन वृद्धावस्था में हुआ था। उन्होंने अपने काव्य में कई स्थानों पर अपनी वृद्धावस्था का वर्णन किया, जिससे पता चलता है कि इनका निधन वृद्धावस्था में हुआ। वृद्धावस्था में भी इनके मानस में रसिकता विद्यमान थी। केशव के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। केशव के लिखे हुए रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका नामक 7 ग्रंथ इनके नाम से मिलते हैं। ये सभी 7 ग्रंथ अधिक प्रसिद्ध नहीं हुए, बल्कि इनमें से जो प्रथम 4 ग्रंथ हैं, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, ये 4 ग्रंथ अधिक महत्व के हैं। लाला भगवान दीन इन 7 कृतियों के अतिरिक्त छंद शास्त्र का कोई एक ग्रंथ, रामा अलंकृत, मंजरी और नख सिख नामक 3 ग्रंथ केशव रचित मानते हैं। पर अभी इन पुस्तकों के उपलब्ध न होने के कारण हम इन ग्रंथों को केशव के रचित ग्रंथों की इस सूची में शामिल नहीं कर सकते। केशव के काव्य के संबंध में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। केशव की काव्य भाषा, जैसा कि हमें पता है कि ब्रजभाषा ही थी। यद्यपि साहित्य के क्षेत्र में ब्रज और अवधी ये 2 भाषाएं प्रचलित थी, पर रीतिकाल में ब्रजभाषा का प्रभाव अधिक था। सूर ने ब्रजभाषा को सर्वमान्य साहित्यिक भाषा बना दिया था। इस प्रकार आगे चलकर ब्रजभाषा और अधिक प्रगति को, विकास को प्राप्त हो रही थी, और यहाँ तक कि आधुनिक काल तक में भी ब्रजभाषा का वह स्रोत प्रवाहित होता रहा। केशव को संस्कृत का प्रकांड पंडित माना जाता है और इन्हें संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। संस्कृत के विद्वान होकर भी संस्कृत में काव्य रचना ना कर भाषा में काव्य रचना करने से केशव को कुछ ग्लानि सी हुई थी, और अपने इस क्षोभ को व्यक्त करते हुए उन्होंने कुछ ये पंक्तियां लिखी थी। उपज्यो ते ही कुल मंद मति सठ कवि केशवदास, रामचंद्र की चंद्रिका भाषा करी प्रकाश। भाषा बोली न जाने ही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भोमति मंदमति ते ही कुल केशवदास। अर्थात वो कहना चाहते हैं केशवदास कि जिस कुल में कोई भी दास तक भी जिनके कुल में भाषा का प्रयोग, यानी उस समय ब्रज भाषा को भाषा के नाम से कहा गया, नाम सब संबोधित किया गया, जिनके कुल के दास दासियां हैं वह भी भाषा का व्यवहार नहीं करते हैं, वह भी संस्कृत में आपसी जो बातचीत है वह व्यवहार करते हैं, संस्कृत का व्यवहार करते हैं। उस कुल में एक ऐसा मदमती मूर्ख केशवदास उत्पन्न हुआ, जिसने रामचंद्रिका की जो ग्रंथ लिखा रामचंद्रिका, उसमें उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। संस्कृत के अत्यधिक जानकार होने के कारण केशव के काव्य में कहीं कहीं दुर्ह संस्कृत शब्दों की अधिकता भी मिलती है, और कहीं कहीं इनकी भाषा संस्कृत शब्दों के बोझ से दबी हुई भी मिलती है। केशव की भाषा में कुछ दोष भी दिखाई देते हैं, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, इन दोषों की भी इनके काव्य में अधिकता है, और कहीं कहीं तो पर्याप्त शब्दों का अभाव रहने से ठीक ठीक अर्थ भी निकल नहीं पाता, और कहीं कहीं व्यर्थ या अनावश्यक शब्दों को ठूंस दिया गया है। और केशव की भाषा यद्यपि ब्रज भाषा है, लेकिन इस पर बुंदेलखंडी का प्रभाव भी अत्यधिक दिखाई देता है। इनकी काव्य रचनाओं में शब्दों, बुंदेलखंडी के जो शब्द हैं, बुंदेलखंडी के जो मुहावरे हैं, उनकी बाहुल्यता दृष्टिगोचर होती है। केशव में जो काव्य है उनकी भाषा में अरबी और फारसी शब्दों की संख्या बहुत कम है। केशव को चमत्कारवादी कवि कहा जाता है, अतः उन्होंने अपने काव्य में अलंकार प्रदर्शन की चेष्टा भी की है। ये चमत्कार उत्पन्न करने का जो कार्य है, ये अलंकार
अत्यधिक अलंकारों के उपयोग के माध्यम से उन्होंने ये प्रदर्शन, चमत्कार प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति है उसे अपने काव्य में स्पष्ट किया है। केशव की भाषा में इस चमत्कार प्रदर्शन के कारण, अत्यधिक संस्कृत के प्रयोग के कारण, संस्कृत के अप्रचलित शब्दों के प्रयोग के कारण, पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण क्लिष्टता भी इनकी भाषा में दृष्टिगोचर होती है और इन्हें क्लिष्ट काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। उस समय में ये धारणा प्रचलित थी कि यदि कवि को, कोई दरबारी राजा है, वह किसी कवि को उसकी विदाई, उसका पुरस्कार नहीं देना चाहता, तो वह उससे केशव की कविताएं का भावार्थ पूछ सकता था और वह दरबार में आने वाले उस कवि के लिए संभव नहीं होता कि वह केशव की कविता का उस समय दरबार में उसी समय उसका जो भावार्थ है वह प्रकट कर सके। कवि को दीन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताएं। तो ये एक प्रकार से केशव की भाषा की क्लिष्टता को प्रदर्शित करने वाली पंक्तियां हैं। परंतु केशव की भाषा उतनी क्लिष्ट नहीं भी है। ये इन पे एक प्रकार का दोषारोपण है। रामचंद्रिका और रतन बावनी में अवश्य कहीं कहीं भाषा क्लिष्ट हो गई है, अन्यथा इनके पदों में सरलता समान रूप से इनकी रचनाओं में भी दिखाई देती है। केशवदास, अंत में हम कह सकते हैं कि केशवदास का प्रादुर्भाव हिंदी साहित्य के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। हिंदी में रीति ग्रंथों का सृजन करने का सर्वप्रथम श्री केशवदास को ही है। केशव ने कवि प्रिया और रसिक प्रिया नामक 2 रीति ग्रंथों का सृजन किया, जिसमें से कवि प्रिया में काव्यांगों का विवेचन है और रसिक प्रिया में रसों का। यह अवश्य है कि केशव ने अपनी समस्त सामग्री संस्कृत ग्रंथों से ही ग्रहण की और इस दिशा में केशव को दंडी का चिर ऋण स्वीकार करना ही होगा। अलंकारों के लक्षण दंडी के काव्य आदर्श से उन्होंने ग्रहण किए हैं और कहीं कहीं केशव मिश्र के अलंकार शेखर और अमर रचित काव्य कल्पनावृत्ति से भी उन्होंने सामग्री ग्रहण की है। केशव ने अलंकार शब्द का अत्यधिक प्रयोग किया है। केशव रीतिकाल के एक श्रेष्ठ कवि हैं। हालांकि बहुत से आलोचक उनकी इस कवित्व पर आक्षेप लगाते हैं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ऐसा हम भी मान सकते हैं कि केशव में वह सहृदयता और भावुकता नहीं है, परंतु रीतिकाल हिंदी साहित्य का एक प्रमुख काल है जिसमें कि काव्य की जो रचना है वह कला पक्ष की दृष्टि से समृद्ध थी और इस कला पक्ष को समृद्ध बनाने में आचार्य केशव का भी योगदान अक्षुण्ण है और ऐसा मानते हुए आचार्य केशव को हम एक रीतिकाल का प्रमुख कवि मान सकते हैं। आगे की कक्षा में हम आचार्य केशव के सिलेबस में संकलित जो पद हैं उनकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।